जरा इमेजिन करो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लीजिए रूलिंग पार्टी के पास लोकसभा में एकदम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है ना? हाँ, मतलब जो चाहें आराम से पास करवा सकते हैं। एग्जैक्टली लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। राज्यसभा में यानी अपर हाउस में उनके नंबर्स बिल्कुल नहीं है। अच्छा। अब सरकार को एक बेहद कंट्रोवर्शियल लेकिन उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कानून पास करवाना है। उन्हें पता है कि जैसे ये कानून राज्यसभा में जाएगा ना, वहां की ऑपोजिशन उसे ब्लॉक कर देगी या सालों तक लटका देगी। राइट, ये तो टिपिकल पॉलिटिक्स है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा चीट कोड है, कोई ऐसा लूप होल जिससे सरकार राज्यसभा को पूरी तरह बाईपास कर सके और उनकी पावर बिल्कुल जीरो हो जाए? पता है, ये सुनने में ना बिल्कुल किसी पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी का प्लॉट लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। वेट रियली? हाँ, बिल्कुल। अगर हम के.एस. पुट्टास्वामी केस की बात करें ना, जिसे कॉमनली 2018 का आधार केस कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बहस इसी बात पर थी। अच्छा, उसमें बाईपास वाली ट्रिक यूज हुई थी? जी, एक ऐसा लॉ जो देश के हर नागरिक की प्राइवेसी और बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ा था, उसे पास कराने के लिए सरकार ने एग्जैक्टली एक ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। एक ऐसा रास्ता जिसके आगे राज्यसभा वर्चुअली पावरलेस हो गई थी। ओह वाह! और यही हमारे इस डीप डाइव की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्ट्री है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं उन सभी टाइप्स ऑफ बिल्स की जो इंडियन पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, ताकि एग्जाम में स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम ना सिर्फ इनका एनालिसिस करेंगे बल्कि इनके पीछे की पॉलिटिक्स और लूप होल्स को भी समझेंगे। तो वो चीट कोड क्या था? उसका जवाब ना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में छुपा है। लेकिन तुरंत वहां जंप करने से पहले हमें पार्लियामेंट के बेसिक रूल्स को समझना होगा, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड रूल्स नहीं पता होंगे तब तक हम एक्सेप्शन को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे ना। सही बात है। ओके, लेट अस अनपैक दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक फाउंडेशनल लेवल से शुरू करते हैं। पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, सबसे बेसिक बात, क्योंकि लोग बिल और एक्ट को मिक्स कर देते हैं अक्सर। हाँ वही मैं कहने वाला था, दोनों अलग हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बिल बस एक प्रपोज्ड लॉ है, एक आइडिया, एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट टाइप का। एग्जैक्टली एक ड्राफ्ट जिसे पेपर पर लिखकर पार्लियामेंट के सामने रखा गया है कि हम चाहते हैं देश में ऐसा कानून बने। जब ये बिल दोनों हाउसेस से पास होकर देश के प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, और वो अपनी असेंट यानी सहमति दे देते हैं, तब जाकर वो एक एक्ट बनता है। ओके, तो इस सफर का जो सबसे स्टैंडर्ड रास्ता है जिसे हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, वो कैसे काम करता है? मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 107 से लेकर 111 तक इसी को डिफाइन करते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऑर्डिनरी बिल का सीधा सा मतलब है कोई भी आम कानून, जैसे एजुकेशन पॉलिसी बनानी हो या क्रिमिनल लॉज में चेंजेस करने हो या एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना हो, है ना? इसका सबसे बड़ा फीचर यह है कि दोनों हाउसेस को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। इस बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा से ही शुरू हो। अच्छा, ये राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है? हाँ बिल्कुल, और कोई भी इसे पेश कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या फिर ऑपोजिशन का कोई ऑर्डिनरी एमपी, जिसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। एक सेकंड रुको, यहाँ मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए। अगर ऑर्डिनरी बिल में दोनों हाउसेस की पावर इक्वल है तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है ना। मान लीजिए लोकसभा ने एक लॉ पास कर दिया क्योंकि वहां मेजॉरिटी है। अब वो बिल गया राज्यसभा के पास और उन्होंने साफ मना कर दिया, राइट? या फिर उन्होंने महीनों तक डिस्कशन ही नहीं किया, एक कंप्लीट डेडलॉक बन गया। तो क्या वो बिल हमेशा के लिए डेड हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड और क्रिटिकल सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस प्रॉब्लम का अंदाजा पहले से था, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 108 बनाया, जिसमें जॉइंट सिटिंग होती है। एग्जैक्टली। अगर दोनों हाउसेस के बीच ऐसा डेडलॉक हो जाए तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यानी दोनों हाउसेस एक ही कमरे में बैठकर वोट करेंगे। लेकिन अगर मैथ्स देखें तो ये रूलिंग पार्टी के लिए अनफेयर एडवांटेज नहीं है। लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में सिर्फ 245 के आसपास। हाँ, नंबर्स तो उनके फेवर में ही हैं। तो जॉइंट सिटिंग में जिनकी लोकसभा में मेजॉरिटी होगी वो तो आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास शेयर नंबर ज्यादा हैं। अब मैथमेटिकली पूरी तरह सही है, जॉइंट सिटिंग में लोकसभा का वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
लेकिन लॉजिक ये था कि जरूरी कानून सिर्फ एक हाउस की जिद की वजह से अटक ना जाए। और हाँ, एक और चीज, क्या? जब बिल पास हो जाता है तो वो आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट के पास जाता है और वहां प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनरी बिल को पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी लॉक बना लेते हैं यहाँ। कीवर्ड हुआ ऑर्डिनरी यानी जनरल लॉ। और शॉर्टकट ट्रिक हो गई कि जॉइंट सिटिंग यस अलाउड है और प्रेसिडेंट रिटर्न भी यस अलाउड है। परफेक्ट समरी। यहाँ तक तो सब काफी बैलेंस्ड और नॉर्मल लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बात पैसों की होती है और यहीं से हमारा वो आधार वाला मिस्ट्री और चीट कोड वाला चक्कर शुरू होता है ना? हाँ, अब आते हैं सिस्टम के उस रूप पर जिसे हम मनी बिल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 ये एक सरकार के लिए सबसे पावरफुल लीगल मैकेनिज्म है और राज्यसभा के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग। तो इसकी पहले लीगल डेफिनेशन बताइए, मनी बिल एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि प्रैक्टिकली हर बड़ी स्कीम में पैसा तो इन्वॉल्व होता ही है। राइट। तो क्या कोई भी लॉ जिसमें फाइनेंशियल बात हो वो मनी बिल बन जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन बेहद स्ट्रिक्ट और लिमिटेड है। अगर कोई बिल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैटर से डील करता है जो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में लिस्ट किए गए हैं, तभी वो मनी बिल होगा। जैसे कि टैक्स लगाना? हाँ, नया टैक्स लगाना या एग्जिस्टिंग टैक्स हटाना, सरकार की बोरोइंग यानी उधारी को रेगुलेट करना, और सबसे मेन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें सारा टैक्स जाता है, उसमें से पैसे निकालने की बात हो। सिर्फ इन मुद्दों तक लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी क्या सुपर पावर छुपी है कि सरकार राज्यसभा को बाईपास कर लेती है? इसकी सुपर पावर है लोकसभा सुप्रीमेसी। देखो, इस प्रोसीजर में राज्यसभा की पावर को वर्चुअली स्ट्रिप कर दिया गया है। पहला रूल ही यही है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। ओह, ओके। राज्यसभा में इंट्रोडक्शन ही नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब ये बिल लोकसभा से पास होकर उनके पास आता है। वहां क्या होता है? वहां राज्यसभा इस बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती है और ना ही इसमें कोई अमेंडमेंट कर सकती है। वेट, व्हाट? रिजेक्ट नहीं कर सकती? नहीं, उनके पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है। उन्हें 14 दिन के अंदर सिर्फ अपने सुझाव यानी रिकमेंडेशंस के साथ बिल वापस लोकसभा को भेजना होता है और लोकसभा की मर्जी है कि वो सुझाव माने या ना माने। और अगर राज्यसभा 14 दिन तक बिल वापस ही ना करे तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया है। जैसा लोकसभा ने चाहा था बिल्कुल वैसे ही। ये तो सच में एक बुलडोजर की तरह है। हाँ। लेकिन एक सेकंड, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? फ्रेमर्स ने अपर हाउस को पैसों के मामले में इतना पावरलेस क्यों बनाया? लॉजिक बहुत सिंपल है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा के एमपीज को जनता सीधे चुनती है ना। हाँ, वो तो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। तो फ्रेमर्स का मानना था कि आम जनता की जेब से जो टैक्स का पैसा निकल रहा है उसको खर्च करने का फैसला सिर्फ आम जनता के चुने हुए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ही लेंगे। राज्यसभा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आती है ना। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो समझ आता है, लेकिन यहाँ एक ऑब्वियस लूप होल है। जरा सोचिए, अगर कोई सरकार किसी भी कंट्रोवर्शियल बिल पर बस एक मनी बिल का टैग लगा दे ताकि राज्यसभा कुछ ना बोल सके। हाँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलना हो गया ना। ये तय कौन करेगा कि ये बिल वाकई आर्टिकल 110 की लिमिट्स में आता है या नहीं? एंड हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 क्लॉज 3 ये पावर लोकसभा स्पीकर को देता है। स्पीकर बिल के ऊपर अपना एक सर्टिफिकेट अटैच करते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि ये मनी बिल है तो बस वो मनी बिल है। पर स्पीकर तो जनरली रूल करने वाली पार्टी से ही आते हैं ना, तो वहां बायस होना तो बहुत नेचुरल है। और यहीं से केएस पुट्टस्वामी यानी आधार केस वाला कंट्रोवर्सी जुड़ता है, राइट? एग्जैक्टली। आधार एक्ट सरकार के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन ऑपोजिशन का कहना था कि आधार सिर्फ पैसों का लॉ नहीं है, इसमें नागरिकों के फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन्स, प्राइवेसी ये सब शामिल था। तो इसको ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए था जहां डिबेट हो। राइट, लेकिन सरकार ने इसे मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया कि बायोमेट्रिक्स का टैक्सेशन से क्या लेना देना है? सरकार का लॉजिक ये था कि आधार का मेन पर्पस गवर्नमेंट सब्सिडीज और बेनिफिट्स बांटना है और वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है, इसलिए उन्होंने इसे आर्टिकल 110 से जोड़ दिया। स्पीकर ने सर्टिफाई कर दिया और राज्यसभा बाईपास हो गई। और कोर्ट ने क्या कहा इस पर? 2018 में सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने इसे वैलिड ठहराया और स्पीकर के डिसीजन में इंटरफेयर करने से मना कर दिया।
लेकिन मुझे याद है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग डिसेंटिंग ओपिनियन भी आया था ना। बिल्कुल। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का डिसेंट बहुत मशहूर है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि आधार को मनी बिल पास कराना एक फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका मानना था कि सिर्फ थोड़ा सा फाइनेंशियल एलिमेंट होने पर आप किसी बिल को मनी बिल नहीं बोल सकते। बाद में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के टाइम पर इसे एक लार्जर बेंच को रेफर करने की बात भी उठी। ये सच में एक ग्रे एरिया है। तो यहाँ एक क्विक मेमोरी लॉक देते हैं। कीवर्ड हुआ मनी बिल, यानी सिर्फ आर्टिकल 110, और शॉर्टकट ट्रिक है लोकसभा बॉस है, 14 दिन का रूल और एनो जॉइंट सिटिंग। एकदम परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ये डाउट बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स अक्सर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को एक ही समझ लेते हैं। सिंपल बोलूं तो दोनों में पैसे की बात है, तो फर्क क्या है? यहाँ ना एग्जाम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल से डील करता है। इसको समझने का एक गोल्डन रूल है, हर मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता। ये तो किसी रिडल जैसा लग रहा है। मुझे एक पिज्जा एनालॉजी यूज करने दीजिए। जरा इमेजिन करो, अगर एक पिज्जा में सिर्फ चीज है और वो चीज स्ट्रिक्टली आर्टिकल 110 की चीजें हैं, जैसे टैक्स। हाँ, तो वो प्लेन चीज पिज्जा हमारा प्योरली मनी बिल है। राइट। लेकिन अगर चीज के साथ मैंने पनीर और शिमला मिर्च भी डाल दिए, मतलब टैक्स के साथ मैंने क्राइम या एजुकेशन जैसे अदर मैटर्स भी मिक्स कर दिए, तो क्या वो अभी भी मनी बिल कहलाएगा? नहीं, और यही कैच है। जैसे ही उसमें अदर मैटर्स यानी टॉपिंग्स जुड़ जाते हैं ना, तो वो अपना एक्सक्लूसिव स्टेटस खो देता है। अब वो बन जाता है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी आई, जो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में है। इसका स्कोप मच वाइडर होता है। अरे वाह, इस एनालॉजी से तो एकदम क्लियर हो गया। तो जब बिल फाइनेंशियल बिल बन जाता है, तो राज्यसभा की पावर का क्या होता है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग मिक्स एंड मैच है, क्योंकि इस पिज्जा में चीज यानी फाइनेंस है, इसलिए इसकी शुरुआत बिल्कुल मनी बिल की तरह होगी। सिर्फ लोकसभा में आएगा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये राज्यसभा पहुंचता है, ये पूरी तरह से एक ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करने लगता है। ओ, मतलब राज्यसभा के पास अपनी पूरी पावर वापस आ जाती है। बिल्कुल। अब वो इसे अमेंड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर डेडलॉक हुआ तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है, जो मनी बिल में अलाउड नहीं थी। ये तो काफी लॉजिकल है। अगर आप बिल में नॉन फाइनेंशियल टॉपिंग्स डालोगे तो आप राज्यसभा से उनकी स्क्रूटनी पावर नहीं छीन सकते। और कैटेगरी 2 भी तो होती है ना इसमें? हाँ, आर्टिकल 117 क्लॉज 3। ये सिंपल है। अगर नए कानून की वजह से सरकार का कोई खर्चा होना है कंसोलिडेटेड फंड से, लेकिन उसमें टैक्स या बोरोइंग की बात नहीं है, तो वो कैटेगरी 2 है। इसे किसी भी सदन में ला सकते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह। ऑसम। तो मेमोरी लॉक बनाते स्टूडेंट्स के लिए विजुअल रिकॉल है पिज्जा विथ टॉपिंग्स, और शॉर्टकट है आर्टिकल 117, जिसमें राज्यसभा के पास फुल पावर है और जॉइंट सिटिंग यस अलाउड है। एकदम पॉइंट पर। एग्जाम में यही लिखना है, एक टेबल फॉर्मेट बनाकर। अब टॉपिक चेंज करते हैं और सबसे अल्टीमेट वेपन पर आते हैं। अब तक हम आम कानून बना रहे थे, लेकिन अगर पार्लियामेंट को खुद कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ही बदलनी हो, तब कौन सा बिल आता है? तब आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 368। ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, और इसका प्रोसेस इंटेंशनली सबसे स्ट्रिक्ट बनाया गया है। स्ट्रिक्ट कैसे? क्या इसमें भी लोकसभा के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज है? नहीं, इसमें नहीं है। इसको किसी भी हाउस में लाया जा सकता है और कोई भी ला सकता है, लेकिन असली स्ट्रिक्टनेस इसकी वोटिंग में है। यहाँ ऑर्डिनरी 50% से काम नहीं चलता। यहाँ चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं नंबर्स में, ताकि व्यूअर्स इजीली समझ सकें। जरूर। एक हाउस को एक साथ 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मतलब अगर लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो चाहे उस दिन कमरे में 300 लोग ही क्यों ना हो, कम से कम 272 वोट्स तो फेवर में चाहिए ही चाहिए। ओके, ये बेसलाइन हुई। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है कि वो उस दिन एक्चुअली जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 यानी लगभग 66% फेवर में होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस मैथमेटिकल तौर पर फुलफिल होंगी, तभी बिल पास होगा। उफ, ये तो सच में काफी टफ है। लेकिन मेरा एक बहुत लॉजिकल डाउट है यहाँ। हाँ, बताइए। अगर लोकसभा ने इतनी मुश्किल से स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कर दिया और राज्यसभा ने उसे गिरा दिया, तो क्या डेडलॉक तोड़ने के लिए सरकार यहाँ जॉइंट सिटिंग बुला सकती है? बिल्कुल नहीं।
एब्सोल्यूट नो, यहाँ कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, और यही पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल फिलॉसफी को दर्शाता है। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है ना, राइट। अगर जॉइंट सिटिंग अलाउ होती तो लोकसभा हमेशा अपनी डबल नंबर से स्टेट्स की आवाज दबा देती और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मड़ोड़ लेती। इसलिए आर्टिकल 368 मैंडेट करता है कि दोनों हाउसेस को अलग अलग इसको पास करना पड़ेगा। दैट इज फैसिनेटिंग। तो स्टेट्स के पास एक तरह से वीटो पावर हो गई, और मान लीजिए दोनों ने पास कर दिया, अब बिल गया प्रेसिडेंट के पास। क्या प्रेसिडेंट इसको वीटो कर सकते हैं? पहले कर सकते थे, लेकिन 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इसने रूल बना दिया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उन्हें अपनी सहमति देना मैंडेटरी है। वो इसे ना रिजेक्ट कर सकते हैं ना वापस भेज सकते हैं। मैंडेटरी असेंट, गॉट इट। तो मेमोरी लॉक फाइनल करते हैं। कीवर्ड हुआ अमेंडमेंट, यानी आर्टिकल 368, और शॉर्टकट है स्पेशल मेजॉरिटी, एनओ जॉइंट सिटिंग और मैंडेटरी असेंट। बेस्ट तरीका है इसे परमानेंटली याद रखने का। तो देखा आपने कैसे उस मिस्ट्री को सॉल्व किया। अब आप समझे कि आधार को मनी बिल क्यों बनाया गया था, ताकि राज्यसभा की पावर को बाईपास किया जा सके और जॉइंट सिटिंग की नौबत ही ना आए। एग्जैक्टली। और कोर्ट ने उस वक्त स्पीकर का फैसला वैलिड माना था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आने वाले सालों में सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि स्पीकर का मनी बिल सर्टिफिकेट फाइनल नहीं है और कोर्ट उसकी जांच कर सकती है, तो क्या ये एक नेसेसरी करेक्शन होगा या पार्लियामेंट की पावर पर जुडिशरी का कब्जा? इस पर जरूर विचार कीजिए और खुद रिसर्च कीजिए। ये एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? वेल, एग्जाम में बस यही की पॉइंट्स लिखने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।